नमस्कार। हीलिंग ट्यून्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। डायबिटीज़ को जानने की इस सीरीज़ में आपने पहले जानकारी प्राप्त की मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट डायबिटीज़ मेलिटस, फिर साइलेंट हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का डायबिटीज़ से क्या रिश्ता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तीसरे एपिसोड में डायबिटीज़ और आँखों की बीमारियों में क्या संबंध है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसके उपचार के बारे में कोई बेसिक जानकारी प्राप्त की। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और इसके ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, मस्तिष्क पे क्या इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हम हीलिंग ट्यून्स में कोशिश करते हैं ये बताने की कि बीमारी के बारे में स्वयं के जानकारी के माध्यम से अपनी भी सुरक्षा हो सकती है और आप जिनके साथ रहते हैं उनको भी सहायता पहुंचा सकते हैं और समाज को भी बचा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, डायबिटीज़ जिस दिन डायग्नोसिस होता है वो डायग्नोसिस तब होता है जब ब्लड शुगर बढ़ा मिलता है, या तो फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के बाद का ब्लड शुगर, या फिर जो 3 महीने का एवरेज होता है जिसे हम HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है। तब डायबिटीज़ के डायग्नोसिस की जाती है और तब प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें या दवाएं लेना शुरू करें। इसके पहले एक स्टेज होता है जिसे प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो प्री डायबिटीज़ वो है, वो ग्रे जोन है जहाँ पर कुछ हम प्रिकॉशंस लेके मरीज को हम डायबिटीज़ में जाने से बचा सकते हैं और वहाँ से रिकवर होकर वापस नॉर्मल ज़िंदगी की ओर भी जा सकते हैं। तो नॉर्मल, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। तो जब डायबिटीज़ डायग्नोस होता है, या कहें कि प्री डायबिटीज़ भी डायग्नोस होता है, तब तक जिस भी कारण से डायबिटीज़ हुआ है, चाहे वह टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, जो पैथोलॉजी है शरीर के अंदर, वो पैथोलॉजिकल कारण या प्रोसेस है, वो अमूमन शरीर में जितने भी अंग हैं सब पर कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर पहुंचाते हैं। शरीर में ब्रेन, जैसा कि आप जानते हैं, सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ब्रेन का कुछ विशेष ही स्थान है, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आदेश मिलता है, जो मेमोरी है, ये सब कुछ ब्रेन के अंदर ही तो है। ब्रेन और शरीर के बाकी अंगों में एक बड़ा फ़र्क है। शुगर, जो ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है, शुगर हमारे शरीर में करेंसी के रूप में कह सकते हैं कि इस्तेमाल होता है एनर्जी के लिए, और कई दफ़ा फैट भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी भी चीज़ जो उपलब्ध हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए उसको शरीर कन्वर्ट कर लेता है अपने काम के हिसाब से। तो शरीर में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के नाम से। ग्लूकोज का स्टोर हाउस कह लें या स्टोरेज, छोटे छोटे गोडाउन्स हैं जिन्हें ग्लाइकोजन कहते हैं। मसल्स में होते हैं, लिवर में होते हैं, और शरीर में अन्य जगहों पर भी होते हैं। लेकिन ब्रेन कहता है कि हमारे यहाँ आपको ये फैक्ट्री कहीं भी रखें, स्टोरेज हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमें आप बाहर से ग्लूकोज निकाल के ब्लड के माध्यम से ब्रेन में भेजें, स्टोरेज करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, ब्रेन मना कर देता है। तो ब्रेन में ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता, ये स्टोरेज लिवर में है और मसल्स में। ये कॉमन साइट्स है जहाँ स्टोर होता है। जब ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निकाल के बाहर डाल दिया जाता है ब्लड में, और वही ग्लूकोज इस्तेमाल होता है शरीर में। और कई दफ़ा डायरेक्ट ग्लूकोज आता है, और कई दफ़ा डायरेक्ट नहीं मिला तो ये ग्लाइकोजन से निकल के, स्टोर हाउस से निकल के इस्तेमाल होता है। ब्रेन कहता है कि हमारे पास नहीं है, तो उसको फ्रेश ग्लूकोज चाहिए होता है। तो जब डायबिटीज़ का कोई मरीज है और वहाँ लगातार ग्लूकोज बढ़ा हुआ है,
तो वैसी अवस्था में ब्रेन के अंदर में कुछ चेंजेस शुरू हो जाते हैं और ये चेंजेस कई प्रकार से ब्रेन को प्रभावित करते हैं। इंसुलिन की मात्रा में काफ़ी परिवर्तन आता है और जो ब्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, जो नलियों के अंदर सेल्स हैं वहाँ, और जो न्यूरॉन्स, जो ब्रेन के छोटे छोटे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, इन दोनों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होने का। इसके असर क्या होते हैं? सबसे पहला, एक हिप्पोकैम्पस ब्रेन के बीच में सेंटर में एक छोटा सा जगह है, टापू जैसा एक छोटा जगह, हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है हमारी मेमोरीज के लिए। याददाश्त वहीं स्टोर रहती है जहाँ से आप नज़दीकी याददाश्त, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं या लॉन्ग टर्म मेमोरी कहें, उसी अलमीरे से हम जाते हैं और मेमोरी याद वाली अलमारी से या याददाश्त की अलमारी से चीज़ों को खोज के निकालते हैं, यार फलां साल में क्या घटा था। तो वो मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है जब डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड काफ़ी साल रह जाता है। तो ये तो सही है कि आप कहेंगे कि ऐसे भी कोई बहुत लंबे उम्र के बाद तो मेमोरी लॉस होता ही होता है, लेकिन डायबिटीज़ में वो मेमोरी लॉस थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। याददाश्त खराब होने लगती है और एक टर्म भी क्वाइन किया गया कुछ वर्षों पहले, टाइप 3 डायबिटीज़ करके, अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए। अल्जाइमर्स डिजीज़, इसमें धीरे धीरे डायबिटीज़ के मरीज की, या ऐसे भी अल्जाइमर्स में ऐसे भी याददाश्त कम होने लगती थी। बाद के समय में लोगों ने, वैज्ञानिकों ने पाया कि डायबिटीज़, लंबे समय तक रहने वाला डायबिटीज़ और अल्जाइमर में गहरा रिश्ता है। तो उसको संज्ञा दी गई कि टाइप 3 हम इसको कह सकते हैं। हालांकि अभी भी इसके बारे में कंट्रोवर्सी है कि टाइप 3 डायबिटीज़ को कहें या नहीं कहें, लेकिन एक मान्यता है कि इसे हम टाइप 3 डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो एक हुआ मेमोरी लॉस। दूसरा होता है कि मरीज़ जैसे चल रहा है और ओरिएंटेशन इन स्पेस एंड टाइम वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे घर से निकला और जहाँ कार पार्किंग है वहाँ जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि हमने गाड़ी पार्क कहाँ की थी, तो ये समझ में नहीं आता। तो ये भी एक प्रकार का स्पेशल डिसओरिएंटेशन, मतलब समझ में नहीं आता कहाँ। तीसरी होती है, कई दफ़ा पैर रखना है और लगता है पैर हम रख रहे हैं ठीक सही जगह पे, पैर नहीं रखा क्या, कहाँ पैर रखा समझ में नहीं आया। कुछ ऐसी हरकत हो जाती है कि लगता है यार ये क्या कर रहा है ये आदमी आज। तो ये थोड़ा सा, इसे हल्का सा कभी कोई एमनेसिया कहते हैं, किसी ना जैसा लगता है कोई कुछ भूल सा तो नहीं रहा इंसान। तो ये सब चीज़ें जब काफ़ी समय तक डायबिटीज़ को बढ़िया कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं और समय के साथ साथ ये चीज़ें और परेशान करने लगती हैं। और बाद में फिर हम बात करेंगे डायबिटीज़ के साथ जॉइंट्स का क्या रिश्ता है। जैसे नी जॉइंट्स हैं, कमर के जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स भी जब स्टिफ होने लगते हैं और उनके साथ ये ब्रेन का कॉग्निशन डिफेक्ट्स है, कॉग्निशन पहचानने का भी डिफेक्ट होता है। चीज़ों के एनालिसिस करके रिजल्ट पे पहुंचने में मुश्किल आती है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है कि किसी कठिन समस्या में डाल दिया जाए तो हाउ टू कम टू अ शार्प कंक्लूजन। तो बोलते हैं कि जैसे ना क्लाउडीनेस ऑफ थॉट्स, मरीज कहता है कि हमें कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा यार, मैं कितना शार्प सोचता था अब क्या हो गया यार, कुछ क्लाउडी क्लाउडी लगता है। पेशेंट की वाइफ कहती है कि ही इज़ नॉट द सेल्फ, जो ये आदमी पहले हुआ करता था वो अब वैसा लगता नहीं है, लगता है कि कुछ भूल रहा है, ये आदमी लगता है चेंज हो रहा है, यू नो। सो कुछ चीज़ें तो सेटल हैं, बिल्कुल शार्प दिखती हैं कि ये चीज़ें आ गई। अब कुछ चीज़ें न तो मरीज एक्सप्लेन कर पाता है और न ही मरीज के अटेंडेंट या रिश्तेदार एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ समझना चाहिए कि शायद
ये डायबिटीज़ का दुष्प्रभाव है। तो यहाँ करना क्या चाहिए? पहली बात, जितनी जल्दी डायबिटीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है तो डायबिटीज़ का बढ़िया इलाज करें और ब्रेन के जो कॉग्निशन के डिफेक्ट्स आ रहे हैं उनको पहचानने की कोशिश करें। उसके लिए यदि लगता हो कि इनमें जैसे अल्जाइमर्स के साइंस सिम्टम्स बढ़ चुके हैं, मेमोरी लॉस सिग्निफिकेंटली हो चुका है, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम होता है जिसमें हम मरीजों को डालते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जैसे योगा है, ध्यान है, हॉबीज़ हैं, और मैं थोड़ी सी बात म्यूज़िक थेरेपी की भी करता हूँ। तो जो भी संगीत अच्छा लगता हो उसको सुने, तो उससे अल्जाइमर्स डिजीज़ में या फिर ये जो मेमोरी लॉस होता है, एंड इवन फॉर दैट मैटर स्ट्रेस मैनेजमेंट और डायबिटीज़ मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलती है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और इवन डायबिटीज़ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, इसका रिश्ता है ब्रेन के डिसफंक्शन के साथ, याददाश्त के साथ, कॉग्निशन के साथ, डिसीजन मेकिंग के साथ, एक रीजनेबल थॉट प्रोसेस के साथ। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि शुगर को नॉर्मल रेंज में रखा जाए, और न सिर्फ नॉर्मल रेंज में रखा जाए, जब ये ब्रेन के चेंजेस नज़र आने लगें तो आप समझ लें कि यदि ब्रेन पे नुकसान हुआ है तो संभवतः जो नर्व्स होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होते हैं पैरों में हैं, हाथ में हैं, और पेट के अंदर भी नर्व होते हैं जिससे हम विसरल नर्व्स बोलते हैं, ये सब नर्व्स कहीं ना कहीं डायबिटीज़ के कारण प्रभावित हुए रहते हैं, जिन्हें हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं या पॉलीन्यूरोपैथी कहते हैं। इन नर्व्स के कमज़ोर होने के कारण कई दफ़ा पैरों में सेंसेशन, हमें फीलिंग नहीं होती, कांटा चुभ गया पता नहीं चला, पैर थोड़ा सा जल गया पता नहीं चला। पता तब चलता है जब उसमें अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, कुछ रिसने लगता है, तब पता चलता है, और तब तक कई बार काफ़ी देर हो चुकी रहती है। गांव देहात से या मज़दूर लोग कई दफ़ा आते हैं, किसान लोग आते हैं, कई दफ़ा उनकी उंगली इतनी ख़राब हो चुकी रहती है कि वो उंगली खुद से कटने की स्थिति में रहती है। इसे हम लोग ऑटो एम्पुटेशन भी कहते हैं। तो ये डायबिटिक फुट एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज ब्रेन और डायबिटीज़ का क्या रिश्ता है, इसके बारे में हमने कुछ समझने की कोशिश की है। आशा है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा दें, ताकि हम जब अपना अगला एपिसोड लेकर आएँ तो सबसे पहले आपके पास उसकी सूचना जाए। टेक केयर, स्टे हेल्दी। थैंक यू।